हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 5 का यह पार्ट 2 है। तो इसको डिस्कस करते हैं। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है आयोडीन सॉल्यूशन। जो आयोडीन सॉल्यूशन होते हैं के अलावा हम कोशिकाओं को रंगने के लिए सेफरीन सॉल्यूशन और मिथैलिन ब्लू सॉल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। कोशिकाओं को रंगने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा कोशिकाओं को रंगने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सेफरीन सॉल्यूशन और मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। ओके, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। क्या आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम कोशिकाओं को रंगने के लिए दो चीज का उपयोग कर सकते हैं, सेफरीन सॉल्यूशन और मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में माता पिता में अगली पीढ़ी तक, नेक्स्ट जनरेशन तक कैरेक्टर्स की विरासत के लिए जानकारी होती है। जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जो डीएनए होते हैं, ओके, के मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम में डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका क्या काम है? माता पिता में अगली पीढ़ी तक कैरेक्टर्स की विरासत के लिए जानकारी होती है। मतलब जिस भी बच्चे के पास कोई भी चीज है, उसका कैरेक्टर्स उनके माता पिता पेरेंट्स से उसके मिलते जुलते हैं। क्यों? डीएनए की वजह से। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, तो किससे? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन से बने होते हैं क्या? क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए मॉलिक्यूल्स में कोशिकाओं के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन होती है। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें कोशिकाओं के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को जीन कहा जाता है। जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, एक छोटा सा भाग, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को जीन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है केवल न्यूक्लिक एसिड युक्त ऐसे अनडिफाइंड, केवल न्यूक्लिक एसिड युक्त ऐसे अनडिफाइंड नाभिकीय क्षेत्र को न्यूक्लियोइड क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो, अनडिफाइंड नाभिकीय क्षेत्र हो। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे जीव जिनकी सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? ऐसे जीव, कोई भी जीव है, उसके सेल में यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल्स वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं।
हम सभी जो जंतु हैं, जैसे मनुष्य है, हम और आप हैं, तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल्स वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। तो हम सभी जो है यूकैरियोट्स में आते हैं। ओके, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा ऐसे जीव प्रोकैरियोट्स में आएंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वायरसेस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। जो वायरस होते हैं इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। जो वायरस होते हैं इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते, इसलिए वे तब तक जीवन के लक्षण नहीं दिखाते। जो वायरस होते हैं यह तब तक जीवन के लक्षण नहीं दिखाते जब तक कि किसी जीवित शरीर में प्रवेश नहीं करते और इसके सेल मैकेनरी का उपयोग करके अपनी संख्या नहीं बढ़ाते। जो वायरस होते हैं यह तब तक अपनी संख्या में मल्टीप्लाई नहीं बढ़ाते जब तक कि वो किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म में, किसी जीव में न चले जाए। इसलिए जो वायरस होते हैं उसको सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माना जाता है। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। जब वायरस कोई मेम्ब्रेन नहीं होते, वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होते, इसलिए वे तब तक जीवन के लक्षण नहीं दिखाते जब तक कि किसी जीवित, जैसे ही जीवित शरीर में इंटर करेंगे, शरीर में प्रवेश नहीं करते। ओके, प्रवेश करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे अपने सेल को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसके साइज जो होते हैं 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक जो होते हैं इसके जो साइज होते हैं 5 to 100 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल के कुछ एग्जाम्पल हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके 2 भाग होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ध्यान रखना है। और दूसरा SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम्स, जो सभी सक्रिय कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं यह सभी सक्रिय कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन मैन्युफैक्चर के स्थल होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं यह क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर मतलब प्रोटीन का निर्माण, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन मैन्युफैक्चर भी कहते हैं। मतलब राइबोसोम का काम है प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं। जो SER होते हैं यह वसा, फैट अणुओं, मॉलिक्यूल या लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं। क्या, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल या लिपिड के निर्माण में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्रोटीन्स और लिपिड कोशिका झिल्ली के निर्माण मदद करते हैं। जो कुछ प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, मतलब मदद करते हैं। इस प्रक्रिया
को झिल्ली जैव जनन, यह जो प्रक्रिया होती है प्रोटीन और लिपिड, कुछ प्रोटीन और लिपिड कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करते हैं। तो यह जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, जैव जनन, झिल्ली जैव जनन के रूप में जानते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।